भारत माता की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सलवाद पर नक्कल कसने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी बहन पुरंदेश्वरी जी, हमारे सहप्रभारी और भाजपा के युवा नेता नितिन नवीन जी, मंत्रिपरिषद में मेरी साथी श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री सुनील सोनी जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों के अंदर अपने अपने कर्तृत्व से अपना स्थान तय करने वाले सभी क्षेत्रों के गणमान्य जन, भाइयों बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जोहार। आज सबसे पहले तीजापुरा के हमारे उत्सव का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेषकर छत्तीसगढ़ की सभी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मोदी जी के 20 साल के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री नाते उनका जो कार्यकाल है उसको समेटते हुए कुछ लोगों ने कुछ तथ्य उकेरने का प्रयास किया है। उसको एक पुस्तक के अंदर संकलित किया गया है, मोदी एट 20, और आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने इसका परिचय रखा गया है। वैसे तो पुस्तक का विमोचन हो चुका है, परंतु आज छत्तीसगढ़ में पहली बार इस पुस्तक पर संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इसका परिचय देने का कार्यक्रम। मित्रों, मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, इसके बारे में देश की जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं। देश के किसी भी कोने में, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को बारे में पूछना चाहेंगे तो हर कोई काफी कुछ बता सकता है। मोदी को हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से देखा है। किसी को वो गरीबों का कल्याण करने वाला एक समाज सेवक दिखाई पड़ता है, किसी को देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक मजबूत नेतृत्व दिखाई पड़ता है, किसी को सालों पुरानी हमारी संस्कृति के गौरव को विश्व के अंदर हजारों सूर्य के समान आभा के साथ पहुंचाने वाला एक तपस्वी दिखता है, किसी को योग को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है, किसी को भारत के अंदर विश्व के सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर भारत को गौरव के साथ रखने वाला भारत माता का एक बहुत पुण्यशाली पुत्र दिखाई पड़ता है। युवाओं को इसके अंदर, मोदी जी के अंदर युवाओं को स्टार्टअप के लिए रास्ता बताने वाला एक मार्गदर्शक दिखाई पड़ता है। तो गरीब के घर के अंदर गैस, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, अनाज और घर ही देने वाला एक गरीबों का उदाहरण दिखाई पड़ता है। मोदी जी को अनेक रूप में अनेक लोगों ने देखा है, अनेक लोगों ने अनुभव किया है। मोदी जी के बारे में कोई बात करना, 25, 30, 40 मिनट के अंतराल के अंदर बात करना, एक पुस्तक के कुछ 100, 300, 400 पेज के अंदर उनके कर्तृत्व को समाहित करना, ये संभव नहीं है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन और 50 साल का सार्वजनिक जीवन केवल और केवल
उद्वत गति से सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल अपने अलावे दूसरे के लिए सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल मां भारती को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए यत्न करने वाले व्यक्ति का जीवन, इसके लिए किसी भी पुस्तक या किसी भी शब्दों में इसको बांध पाना बड़ा दिक्कत बात है। और मेरी तो बहुत मर्यादा है, ना मैं साहित्यकार हूं, ना अच्छा लिख पाता हूं। जैसे एक आर्टिकल मैंने भी इस पुस्तक के अंदर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की नजर से नरेंद्र मोदी, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। परंतु मित्रों, अनेक विध उपलब्धियों को इस पुस्तक के अंदर समेटना, इसके अंदर जो लेख लिखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है। परंतु नरेंद्र मोदी जी के जीवन को इसलिए लोगों के सामने ले जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें से प्रेरणा मिल सकती है, इसमें से ऊर्जा मिल सकती है, इसमें से मार्गदर्शन मिल सकता है। और लाखों करोड़ों युवा इस रास्ते पर अगर चल भी पड़ते हैं तो देश का कल्याण इसी से हो जाता है। कितने लोग नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, कितने लोग नरेंद्र मोदी जैसा बन पाएंगे, ये बात का सवाल है। मगर उस रास्ते पर चलने का यत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो वो प्रयास मात्र से देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, आपको इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर देश के 60 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव आया है कि आजादी के बाद मेरा भी अस्तित्व इस देश में है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में ना बैंक अकाउंट था, ना लाइट थी, किसी के पास घर ही नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने का अनाज नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों के लिए बातें होती थी, काम कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी आने के बाद पहली बार ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक सार्थक परिवर्तन दिखाई पड़ा। इस देश के अंदर करोड़ों शौचालय बने। शौचालय बनना आज किसी विकासशील देश के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे होंगे, क्या अमित भाई शौचालय की बात करते हो? मगर जिसके घर में शौचालय न हो, इसकी तकलीफ जिसके घर में शौचालय है वो नहीं समझ सकता। विशेषकर माताओं और बहनों को सम्मान देने के काम नरेंद्र मोदी ने। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 75 साल के बाद भी बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी। कई करोड़ लोग ऐसे थे जो घर में चूल्हे पर कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे हुए घर के अंदर अपना खाना पकाते थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का कोई रास्ता नहीं थे। सारी सुविधाएं एक 8 साल के अंतराल में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने कर दी। इसका कारण क्या है? पहले भी कई लोग आए, गरीबी हटाओ के नारे भी लगे, कई बार चुनाव भी जीते, गरीबों के घर पर जाकर खाना भी खाया, मगर गरीबी नहीं गई। उसका जीवन स्तर उठाने का काम केवल और केवल नरेंद्र भाई ने किया है। तो इसका मूल कारण है वो एक गरीब के घर में, चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर इतनी बड़ी ऊंची जगह पे पहुंचे हैं। उन्होंने गरीबी को देखा, उन्होंने गरीबी को अनुभव किया। और जब व्यक्ति गरीबी को देखता है, अनुभव करता है, उसकी कठिनाइयों का सामना करता है, तो दूसरे की सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, उनके मन में एक टीस होती है कि जो दुख मैंने झेला है, मेरे भारत का कोई बच्चा वो दुख न झेले। सब बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और इसी में से ये सारी योजनाएं निकली है। मित्रों, आज दुनिया के सारे देश, बड़े बड़े पंडित जो डेवलपमेंट की चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, वो चकाचौंध हो जाते हैं जब हमारे आंकड़े को जमीन पर उतरता हुआ देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ये संभव है। मित्रों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल देता है। नरेंद्र मोदी को आप कभी भी देखोगे तो एक आदर्शवादी नेता को प्राप्त करोगे। मोदी जी में कार्यकर्ताओं के अच्छे गुण को पहचानने की गजबनाक शक्ति है।
कार्यकर्ताओं को उपयोग क्या करना, इसकी गजबनाक संकेत। मैंने मोदी जी जैसा लिसनर नहीं देखा। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ग्रेट लिसनर है। घंटों घंटों तक लोगों को सुनते हैं, ध्यान मग्न होकर सुनते हैं और उनकी बातों में से काफी कुछ अच्छा निकाल देते हैं। उनकी सोचने की दिशा दिए की लौ की तरह होती है, जो हमेशा ऊर्ध्व गति में जाती है, कभी भी नीचे नहीं आती। जैसे दिया आप प्रगटाओगे तो उसकी लौ हमेशा ऊर्ध्व गति में जाएगी और उजास देगी। मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर से होती। राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का केवल मंत्र नहीं है, उन्होंने वो मंत्र को कर्तृत्व में उतारने का काम किया है। वो कठोर प्रशासक रहे। योजनाओं को लागू करने के लिए मैंने इनके जितना आग्रही व्यक्ति देखा नहीं है। मुझे मालूम है जब हर घर में बैंक अकाउंट खोलना था, अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कई जाने कितनी मीटिंगें उन्होंने कर ली। वो स्वयं इसका मॉनिटरिंग करते थे और हर रोज आंकड़े को देखते थे कितने नए बैंक अकाउंट खुले। उस वक्त काफी लोगों के मन में सवाल आता था कि क्या पीछे पड़ गए बैंक अकाउंट में। मगर बैंक अकाउंट खुलने के बाद हर गरीब को, एक विधवा मां को उसका विधवा का पेंशन इसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा और इसमें से बीच में कटौती निकल गई। तब लोगों को मालूम पड़ा कि कितना बड़ा काम हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम अगर बैंक अकाउंट खोलने का अभियान न करता तो कभी नहीं खोलते। संवेदनशील व्यक्ति है। देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दुख पड़े तो संवेदना से सोचने वाले व्यक्ति है और इसी में से कोरोना के संकट से देश बाहर आया है। मित्रों, जब कोरोना आया तब मैं गृह मंत्री था। डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे डिपार्टमेंट में आ गए। दुनिया भर के पंडित उनके देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी चिंता करते थे। भारत में क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता करते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ, वो बीच में जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ा, भारत की प्रशंसा करने लगे और अपने देश की चिंता करने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन है। जिस समय कोरोना आया अभी आगे भी नहीं बढ़ा था, उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम बना दी कि भारत में इसका वैक्सीन बनना चाहिए, भारत के अंदर इसका टीका बनना चाहिए और भारत के वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है। और मित्रों, हम सबको इसका गर्व है कि कुछ ही देश टीका बन पाए, इसमें मेरा और आपका महान देश भारत के वैज्ञानिकों ने। कभी आप सोच सकते हैं अभी भी प्रशासन को इस रायपुर में कर्फ्यू डालना है तो कितनी जीपें घुमानी पड़ेगी, माइक लेकर बोलना पड़ेगा। आज 6 बजे के बाद कर्फ्यू है, बाहर मत निकलना, वरना ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, टीका करेंगे, प्रेस नोट देनी पड़ेगी, कितने जतन करने पड़ेंगे। फिर भी लोग निकलते हैं, दंड भी भरते हैं। मगर मोदी जी ने उस वक्त कहा कि जनता कर्फ्यू है, आज सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। पूरे देश भर में कोई नोटिफिकेशन के बगैर कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा एक श्रद्धा का दिया जलाओ, घंटी बजाओ। मोदी जी ने कहा जो कोरोना के वॉरियर है उस पर पुष्प डालो, इनका अभिनंदन करो। और पूरा देश ये करने लगा। मित्रों, एक बार इस देश ने ऐसा नजारा देखा था जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से और अमेरिका ने कहा कि युद्ध नहीं करोगे तो गेहूं चावल नहीं मिलेगा। शास्त्री जी ने देश को कहा कि भूखे सो जाएंगे मगर हमारे देश की सुरक्षा को हम नहीं छोड़ेंगे। और शनिचर को कई सारे लोगों ने, मैं छोटा था, मैंने गांव में सुना है, कई सारे लोगों ने शनिचर को खाना छोड़ दिया था। उसके बाद एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आया कि जिसके कहने पर पूरे देश ने सभी चीजों को करने का काम किया। वो इसलिए होता है कि इस नेतृत्व पर श्रद्धा, लोगों को लगता है कि नेता हमारे लिए सोच रहा है। और देखिए साहब, 130 करोड़ की आबादी 2 डोज देना था, आज 225 करोड़ से ज्यादा डोज दे दिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी और कोरोना के बाहर आकर खड़े हुए। अच्छे अच्छे विकसित देशों को भी वैक्सीनेशन देने में आज भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमारे दोनों डोज हो गए और तीसरा डोज भी मुफ्त देने का काम अभी चल रहा है। और किस तरह से आप गए, लाइन में खड़े रहे,
डोज लिया, कॉफी पी और बाहर निकलने से पहले आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी आ गया। सर्टिफिकेट लेने के लिए भी किसी को कहाँ नहीं जाना पड़ा। टेक्निक का इसका इतना अद्भुत उपयोग, ये कोविन ऐप को 170 से ज्यादा देशों ने अपने यहां स्वीकार किया है और हमने हंसते हंसते कोई रॉयल्टी लिए बगैर दुनिया भर को दिया है। वैक्सीन भी दुनिया भर को देने का काम हमारे भारत ने। ये बताता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर चिंता करता है, चिंतन करता है, संवेदनशीलता के साथ काम करता है तो किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के नतीजे आते हैं उसका। मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है तो राजनीति में। मुझे ठीक याद है, मैं बचपन से राजनीतिक विश्लेषक रहा हूं, बचपन से मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। एक कालखंड आया था देश में 2010 से 2014 का, पूरा देश निराश हो गया। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चलाती सोनिया गांधी जी थी और उस वक्त 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए, न जाने कितनी निर्भयाओं पर बलात्कार हुआ, देश की सीमाओं की कोई सुरक्षा का ठोर ठिकाना नहीं था, दुनिया में देश का सम्मान नहीं था, अर्थतंत्र के सारे सूचकांक औंधे मुंह गिर गए थे, देश का भविष्य क्या है धुंधला सा हो गया था और देश के लोग सोचने लगे थे कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हो गई है क्या? ये पद्धति से देश आगे बढ़ पाएगा क्या? ये पद्धति से देश अपनी दुनिया में जगह बना पाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन मार्क हुआ था और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया और जो आंदोलन कर रहे थे युवा, वो समर्थन में खड़े हो गए और 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी 2/3 बहुमत वाली सरकार बनी जिसके नेता नरेंद्र मोदी बने। और मित्रों, 2014 से 2022 से 8 साल के अंदर जहां लोकतंत्र के प्रति आस्था चरमरा गई थी, डिग गई थी आस्था, वही देश के अंदर आज कहते हैं ना, अब हम सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र पैदा ही हिंदुस्तान में, हम लोकतंत्र की जननी, ये आत्मविश्वास जो खड़ा हुआ है 8 साल के मोदी जी के बहुत अच्छे शासन, मोदी जी का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो इस 130 करोड़ की जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था को पाताल से भी गहरी करने का काम किया। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले 3 नासूर थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ज्यादा से ज्यादा पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को उठाकर देखिए, बाप के बाद बेटा, बेटा कैसा है देखना ही नहीं, बेटा ठीक नहीं तो उसका दूसरा भाई, अगर नहीं है तो दामाद भी लाइन लगाकर बैठे हैं, और अगर कोई नहीं है तो खाली रहेगा मगर और कोई आएगा नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद में लिप्त थी, मगर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बने और लोगों के सामने सुशासन का मंत्र रखा, तब परिवारवाद उखाड़ उखाड़ कर इस देश की जनता ने फेंक दिया, इनको पराजय का मुख दिया। भ्रष्टाचार 8 साल के हमारे शासन के अंदर हमारे पर विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकता, इस प्रकार की सरकार नरेंद्र मोदी। और तुष्टीकरण का नामो निशान खत्म हो गया, सबके लिए समान होगा, किसी को विशेष कुछ प्राप्त नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। ये तीनों नासुरों को मोदी जी ने देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक दिया और इसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास कौन करेगा, परफॉर्म कौन करेगा, इसकी राजनीति को शुरू किया। और आज देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मांगती है। मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में आए हुए, राजनीति में आए हुए ये बारीक बदलाव को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देश की राजनीति अब बदल रही है, यहां परिवारवाद नहीं चलता है, जातिवाद नहीं चलता है, भ्रष्टाचार नहीं चलता है,
यहां तुष्टीकरण नहीं चलता है। जो परफॉर्म करता है जनता उसको चुनती है। इसलिए लोगों की आस्था को गहरी करने का काम किया है और मोदी जी ने इस देश के हर वर्ग को साथ में लेने का प्रयास किया। मैं 2 उदाहरण छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से देना चाहता हूं। मोदी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी को 2 राष्ट्रपति तय करने का मौका मिला। पहले रामनाथ कोविंद जी, देश के गरीब से गरीब घर के अंदर जन्मा हुआ दलित का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बना और पूरे देश को लगा अगर क्षमता है तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसके बाद दूसरी बार मौका मिला, भाई रहने दो, कुछ नहीं होगा, रहने दो, कुछ नहीं होगा, आप भी रहने दिए भैया। दूसरी बार मौका मिला और दूसरी बार के मौके में उन्होंने आदिवासियों में भी, जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजाति और गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, देश को आज पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में मिली है। और इतना सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, राजनीति में कहीं इसका कोई स्थान न हो अगर कांग्रेस की संस्कृति हो, मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। मित्रों, ये द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाना एक बहुत बड़ा देश का परिवर्तन का संकेत है और छत्तीसगढ़ के सारे आदिवासी भाई बहन इस पर गौरव करते हैं। देश भर के आदिवासी भाई बहन गौरव करते हैं। 75 साल तक आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक पहला आदिवासी राष्ट्रपति, महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम। और दूसरा काम मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, मैं उनके मंत्रिपरिषद में था गुजरात में, उन्होंने वहां पर वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। मित्रों, वन बंधु कल्याण योजना जनजातीय कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका आप अगर डिटेल अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कई योजनाएं बनी, किसी ने रोड बना दिए, किसी ने लाइट लगा दी, किसी ने बस स्टेशन बना दिए, किसी ने स्कूल बना दिया, मगर सर्वांगीण विकास जनजातीय क्षेत्र का वो नहीं हुआ। वन बंधु योजना के 4 कंपोनेंट थे, 4 स्तंभ है और उसमें एक व्यक्ति का विकास, मतलब आदिवासी भाई बहन का सीधा विकास, उसी का विकास, दूसरा गांव का विकास, तीसरा उस क्षेत्र का विकास और चौथा सुविधाओं का विकास। ये चारों को मिलाकर वन बंधु कल्याण योजना बनाई और पहली बार देश ने जनजातियों को जो वादा किया था देश के संविधान के आबादी के अनुपात में बजट के अंदर आपके विकास के लिए राशि का प्रबंधन किया जाएगा, अगर आजादी के बाद देश में किसी एक राज्य ने करा तो सबसे पहले मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ा गरीबों का कल्याण करने का उन्होंने वहां से शुरुआत करी। मित्रों, उनके दृष्टिकोण को ध्यान से समझने जैसा है। उनके व्यक्तित्व को समझ के अगर नेता की व्याख्या करने के लिए मुझे कोई कहे कि नेता कैसा होता है, तो मोदी जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर मैं कहने का प्रयास करता हूं। नेता वही है जो पहले आम इंसान है, बाद में नेता है। मोदी जी पहले आम व्यक्ति है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते, प्रधान सेवक कहते हैं। नेता वही है जो ईमानदार हो। मोदी जी के सादगी को आपने शायद ही देख पाए होंगे, क्योंकि आप उनको मंच पर देखते हैं। जो लोग उनके घर पर किसी भोजन के समय सूचना दिए वगैरह गए होंगे और भोजन करा होगा, तो खिचड़ी और छाछ के अलावे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक आध आलू की सब्जी मिल जाए तो अच्छा दिन है। जो सादगी से जीता है, जो पारदर्शिता से जीता है, वही नेता है। जिसमें बड़े फैसले लेने की क्षमता हो, वो ही नेता होता है। सालों से पाकिस्तान हमारे यहां घुसपैठ करता था, हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैर से अपमानित करते थे। दिल्ली के आकाओं के माथे पर जू नहीं रही। नरेंद्र मोदी जी आए
उरी और पुलवामा में हमला किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुसकर जवाब दिया। और समग्र देश के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि हमारे देश की सीमा और हमारे देश की सेना को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि इजराइल और अमेरिका के बाद अगर कोई गलती करता है तो घर में घुसकर दंड देने का किसी में सामर्थ्य है तो मेरे और आपके भारत के अंदर ये संदेश है। वो बड़ा फैसला लेते नहीं, नोटबंदी हो, जीएसटी, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना हो, बड़े बड़े फैसले लिए। उनका फैसले लेने का ध्रुव वाक्य क्या है, मूल सोच क्या है? फैसले व्यक्ति को अच्छे लगे ऐसे नहीं लेने चाहिए, मुझे और आपको अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, मेरे और आपके लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने चाहिए। इसलिए मोदी जी जब कोई भी बड़ा निर्णय करते हैं, राहुल बाबा तुरंत ट्विटर लेकर मैदान में आ जाते हैं, 7, 8, 10 ट्वीट ठोक देते हैं। ठीक है, ठोक दिए। 15 दिन के बाद जब जनता फैसलों का स्वागत करती है तो मुंह देखने जैसा हो जाता है। मोदी जी कभी भी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं देते, वोट बैंक के लिए साहसी फैसले लेते हैं। शायद लोग शुरुआत में नाराज भी होंगे, परंतु वो फैसले लोगों के लिए अच्छे फैसले होते हैं, देश के लिए अच्छे फैसले। जैसे हमें मलेरिया होते है तो क्विनाइन की गोली डॉक्टर देता है तो कटु तो लगती ही है, अरे डॉक्टर क्या खिला दिया तूने, खाना भी अच्छा नहीं लगता। मगर मलेरिया चला जाता है, ये मलेरिया निकालने का काम नरेंद्र मोदी के साहसी फैसले में। नेता ऐसा हो जिसके प्रति जनता में सम्मान हो। मैंने जैसा कहा, कोरोना के वक्त हम क्यों लड़ाई जीते और दुनिया के कई देश क्यों अच्छे से नहीं लड़ पाए, क्योंकि वहां सरकारें लड़ी थी, सिर्फ सरकारें लड़ी। यहां पर भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ आकर कोरोना के खिलाफ लड़े, इसलिए हमें लड़ाई जीती। और वो साथ लाने का काम नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास ने किया है। मित्रों, नेता ऐसा हो जिसका विश्व में सम्मान हो। आज ही तीसरी बार सर्वेक्षण आया है, हर 1.5 महीने में होता है, ये तीसरा सर्वेक्षण है। मोदी जी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। नेता ऐसा हो जिसके लिए देश सर्वोपरि हो, देश के अलावा कुछ न हो। मित्रों, मोदी जी के कई फैसले ऐसे थे जो लिए अगर उल्टे पड़ते तो कहीं के न रहते, मगर उन्होंने देश के लिए फैसला लिया। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे धारा 370 को उठाकर फेंक देना हो। हर फैसला राष्ट्र प्रथम के गुणों के आधार, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के आधार पर लिया गया। मेरा जो होगा वो होगा, जनता नहीं स्वीकार करेगी तो देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, मगर सफल हुए तो देश आगे बढ़ जाएगा। ईश्वर की भी कृपा साहसी लोगों के साथ रहती है, देश ही आगे बढ़ा। मित्रों, मैंने मोदी जी को कर्मठता से काम करते हुए देखा है। आज देश के प्रधानमंत्री है, चुनाव में 2 रैली कम कर देंगे तो क्या होगा, कौन पूछने वाला है, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मगर वो हमेशा कहते हैं कि चुनाव जब होता है तब सर्वाधिक परिश्रम करने वाला कार्यकर्ता देश भर में मैं होना चाहिए, ये मेरी अपना फुटपट्टी है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, कई चुनावों में मैंने ऐसे देखा है, लोकसभा और विधानसभा में, देश में अगर सर्वाधिक मेहनत करने वाला कार्यकर्ता ढूंढना है तो श्री नरेंद्र मोदी को ही ये नंबर देना पड़ेगा, इतनी मेहनत होती है। एक भावुक राजनेता है, लीडर, सेनापति है। और शिवाजी महाराज के लिए स्वामी रामदास ने कहा था, शिवाजी ने जब छत्रपति बन गए तब संदेश वाहक भेजा था कि मेरे लिए एक वाक्य का संदेश क्या है। तब उन्होंने कहा था, उपभोग शून्य स्वामी बनना। तब पूछा गया कि उपभोग शून्य स्वामी क्या है, तो उन्होंने कहा तेरे पास अब राजकोष है, राज की सेना है, बड़े बड़े महालय है,
राज का पूरा खजाना है, इसका मालिक तू होगा, क्योंकि अब तू राजा है, परंतु उसका उपयोग अपने लिए शून्य करना, कभी न करना। तो उपभोग शून्य स्वामी अगर कोई है तो इस समय का लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी, तो वो अपने आप को स्वामी भी नहीं कहते, इसीलिए प्रधान सेवक कहते हैं। और आज भी वो 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। 12 बजे के बाद अगर किसी का फोन आ सकता है तो मैं हमेशा समझ कर रखता हूं कि मोदी जी का आएगा और किसी का नहीं आएगा। 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है और अपने साथियों से भी वो कराते हैं। देश की सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस को उन्होंने अपनाया है। मैं छत्तीसगढ़ में हूं मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी के 8 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए, 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, जिला रिपोर्ट, सब में कमी ही कमी है। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई है। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहां से भी चुटकी में चला जाएगा। नहीं तो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने दृढ़ता से काम किया है। कई सारे ऐसे काम किए हैं कि हर गांव में बैंक पहुंचाने का अभियान होता है। 30 सर्वाधिक जिले जो छत्तीसगढ़ के हैं उसमें 1253 शाखाएं खोलने का काम किया है। लगभग 2343 मोबाइल टावर लग चुके हैं नए वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर और 2542 नए लगने वाले हैं। 243 आवासीय एकलव्य विद्यालय बनाने का काम हुआ है। मित्रों, उन्होंने कई चैलेंजिंग चीजों को भी लिया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारा किया है। मैं पूरी मीमांसा करना नहीं चाहता, मगर सबसे कठिन काम क्या है, जिनका शिक्षा का अभ्यास है उनको कठिन है। मालूम है कि 2 ही बड़े मसले हैं जो बहुत दिक्कत देने वाले हैं देश को। एक तो एनरोलमेंट 100% होना चाहिए, हर बच्चा स्कूल में दाखिला लेना चाहिए, और फिर ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, कम से कम 10वीं तक वो परीक्षा पास करना चाहिए। तो 100% बच्चे स्कूल में एनरोल हो और 100% बच्चे एसएससी से बाहर निकले। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री बने तब एनरोलमेंट 66% था। जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री काल का टाइम समाप्त करके प्रधानमंत्री बने तो एनरोलमेंट 99.78% था, 66% से 99.78। और ड्रॉप आउट रेशियो जो 36% था उससे ड्रॉप आउट रेशियो 0 कर दिया। एक भी बच्चा जो आ गया वो जा नहीं पाता था, उसको स्कूल में कंटिन्यूअसली 10वीं तक पढ़ता था। इस प्रकार के काम, स्वास्थ्य में भी ढेर सारे काम किए हैं, मैं पूरी कहना नहीं चाहता, मगर इसमें सबसे बड़ा काम क्या होता है तो माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना और डिलीवरी को 100% इंस्टीट्यूशनलाइज करना। मोदी जी ने गुजरात के अंदर इसमें बहुत अच्छे ढंग से आंकड़ों को सुधारने का काम किया था। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। सबसे बड़ी उपलब्धि, जब वो मेक इन इंडिया कहते थे तब राहुल बाबा हंसते थे। आज उनको मालूम पड़ रहा है, देश को मालूम पड़ रहा है कि भारत दुनिया का उत्पादन का बहुत बड़ा हब बन रहा है, स्टार्टअप का हब बन रहा है, एमिक्रॉन स्टार्टअप का हब। मित्रों, ये
सोचने की पंगुता जिनके अंदर है, उनको ही मखौल उड़ाने का साहस होता है। जो लक्ष्य तय कर मेहनत कर आयोजन कर विश्लेषण कर पुनः आयोजन कर लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ते हैं, उनको सफलता ही मिलती है। और मोदी जी ने 8 साल के अंदर समग्र विश्व के अंदर भारत को उत्पादन का हब बनाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। सबसे ज्यादा निर्यात अगर 75 साल में कोई एक वर्ष में हुआ है तो 21-22 के वित्तीय वर्ष में हुआ है। मित्रों, भारत निर्यातक देश बन रहा है, भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन रहा है। और उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव डालना। और जब देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हो तब आत्मनिर्भर भारत बना। कई सारे फैसले किए, धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, सिख दंगों की SIT बनाई गई, आसाम एकॉर्ड की आत्मा को पुनर्जीवित किया, NPA को जो 52 लाख करोड़ का था उसको खत्म करने की ओर गए, 1 रैंक 1 पेंशन की योजना जवानों के लिए लागू कर दी। और सबसे बड़ा काम मित्रों, हम सब लोग, देश के करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों लोग मानते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहीं मंदिर जरूर बना। और कोई विवाद के बगैर रक्त की एक बूंद भूमि पर बहाए बगैर आज वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, गगनचुंबी श्री राम का मंदिर बन रहा है। मित्रों, ये पूरे देश के लिए संतोष। शायद ही 8 साल के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले, इतने बड़े बड़े काम किए होंगे। मित्रों, अर्थतंत्र के आंकड़े भी मैं लेना नहीं चाहता, बहुत सारा सुधार इसके अंदर हुआ है। गरीब कल्याण के अंदर भी बहुत सारा सुधार हुआ है। अनुसंधान को मोदी जी ने आगे बढ़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो देश नहीं करते हैं वो कभी विश्व में अपना स्थान मजबूत नहीं कर सकते। इस नीड को समझकर हमारे युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं जिसमें भारत को दुनिया का विद्या का ध्यान बनाने की सभी चीजें मौजूद है। भारतीय भाषाओं को महत्व देना शुरू किया। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अभ्यासक्रम अब हिंदी भाषा में भी तैयार हो रहे हैं, गुजराती में भी हो रहे हैं, मराठी में भी हो रहे हैं। और मित्रों, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी भाषाओं को बचाना। मैं आपको बताता हूं, किसी भी विश्व के मंच में मोदी जी में अंग्रेजी बोलते हुए किसी ने सुना है क्या? जब इस देश का प्रधानमंत्री फर्राटे से देश की राजभाषा हिंदी में बात करता है, छाती गच गच फूल जाती है। एक सम्मान के साथ अपनी भाषा के गौरव को आत्मसात करते हुए देश की बात वो विश्व के मंच पर लगते हैं, तब लगता है कि जिसके लिए शहीदों ने शहादत दी होगी वो हमारी कल्पना का भारत, नया भारत अब बनने वाला है, बनने की शुरुआत हो गई है। और ये मोदी जी के 20 साल देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, 2002 से 2022 के 20 साल जब भी इतिहास लिखा जाएगा मित्रों, इस सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इसने भारत को परिवर्तित करने की नींव डाली है। आज मैं यहाँ पर सभी पुस्तक के प्रकाशकों का और समिति जो बनी है इसके लिए आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सबको फिर से एक बार आज के त्योहार का शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।